निफ्टी 600 और सेंसेक्स 2-2 हज़ार पॉइंट गिर रहा है एक दिन में। तो म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, रूल नंबर 5, 3 एंड 1 फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स ये रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल और कमेंट में यही आते हैं कि सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 15,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, तो क्या वो लोग भी एक वेल्थ बना सकते हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का अमाउंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं? डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। तो अगर आपकी सैलरी कम है राहुल भाई, मैं आपसे यही कहूँगा स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 1 to 2,000। शुरू तो करो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर में जाना है या डायरेक्ट में जाना है। कि आपकी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है कि रेगुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो स्टेप अप एसआईपी मतलब क्या हाँ। चीज़ है और कैसे मतलब वो इम्पैक्ट डालती है पोर्टफोलियो पर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन राहुल भाई इस चीज़ को तो लेकर। एक आम जो इन्वेस्टर है वो कितने म्यूचुअल फंड्स रखे पोर्टफोलियो के अंदर? आपने वैसे 531 का रूल तो बताया। या तो स्टार्ट विद द इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप में करो। ईटीएफ बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है? हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज ये केवल एक पॉडकास्ट देखने को नहीं मिलने वाला है आपको, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है क्योंकि अभी चल रही है वॉर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। 90% से ज़्यादा लोग हार मान चुके हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में लालम लाल दिखाई दे रहा है। बहुत सारी एसआईपीज बंद हो चुकी है। म्यूचुअल फंड में लोग कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, इसको कैरी ऑन करना चाहिए या स्टॉप कर दे या एग्जिट ले ले। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलने वाला है और ये जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ। मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है संदीप जी। एमफी रजिस्टर्ड है, एनआईएसएम रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है। आपको एक्सपीरियंस है बहुत लंबा म्यूचुअल फंड और एसआईपीज के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आज दर्शकों को सारे सवालों के जवाब आपके थ्रू मिल जाए। तो संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आज मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट होऊंगा एंड आई वुड लाइक टू शेयर एवरीथिंग। बहुत कुछ शेयर करूंगा क्योंकि एक आम आदमी एक्चुअली बहुत परेशान है बहुत और उसके परेशान है। पीछे जो टी फैक्टर है ना, टी फैक्टर आप समझ गए होंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना जो लोग समझ गए होंगे समझ गए। कि टी फैक्टर टी क्या फैक्टर है। क्या है? जी जी जी। नहीं, कमेंट जरूर आएंगे और आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे कमेंट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं करते हैं कि अभी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है और जो आंकड़े आ रहे हैं 85% स्टॉपेज रेशो एसआईपी का हो चुका है। इन्वेस्टर सोच रहा है कि क्या करें क्योंकि पोर्टफोलियो डाउन है, बहुत लोग एग्जिट कर चुके हैं। तो अभी इस सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए? देखो राहुल भाई, सबसे पहले ना लोगों को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो डेटा आ रहा है वो है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का। अब वो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि भाई एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है, जो बिल्कुल गलत है। गलत है। अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी को स्विच कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी से भी आपने एसआईपी शुरू करवाई एंड आपका टारगेट क्या था, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, लेकिन सडनली आपने मार्केट में देखा कि भैया मार्केट में टी फैक्टर की वजह से सडन फॉल आ रहा है और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमारा अगर फंड कुछ और था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोंट टेक एज एडवाइस फ्रॉम दिस राइट नाउ, बट एग्जाम्पल अगर मान लो किसी ने स्मॉल कैप में, बंधन में स्मॉल कैप में निवेश कर रख दिया है, बिकॉज ऑफ मार्केट सिनेरियो बंधन आज गिर रहा है। लोगों को डर लग गया कि भैया बंधन गिर रहा है और खासकर नए लोग तो सोचेंगे कि भाई बंधन तो चला जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा, तो वो बंधन से स्विच होके हो सकता है किसी डेट फंड में चले जा रहे हैं। अगर स्विच आप कर रहे हो ना, तो स्विचिंग कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज स्टॉपेज, क्योंकि आप एक स्कीम से चेंज होके दूसरे स्कीम में जा रहे हो। तो ऐसे 90% है गाइस लोग जो ना ये कर रहे हैं। और ये डेटा आपको जो दिखाई दे रहा है इंटरनेट पे, आपको ये लग रहा है कि लोगों ने बंद कर दिया है। लोगों ने बंद नहीं किया है, लोग केवल एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यस, हाँ, 20-30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट सिनेरियो देख के थोड़ा सा रोका है, लेकिन ये डेटा आप ये मत सोचना कि स्टॉप कर दिए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत आर्टिकल मैंने देखा। पैनिक वाली सिचुएशन बहुत जल्दी फैलती है। निगेटिव चीज़ है राहुल भाई। 10 अच्छे लोग हैं, अगर एक बुरा अच्छा है, दाग दाग आपको जल्दी दिखते हैं, अच्छाई आपको कम दिखती है। 100 कमेंट्स में थे नेगेटिव कमेंट्स, हम हमारे जल्दी जहन में आ जाता है, जल्दी से आ जाता है। तो निगेटिव चीज़ें एक्चुअली लोग इस समय खासकर काफ़ी लोग फैलाते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी ऑडियंस होगी, मेरी ऑडियंस होगी, अगर देख रहे होंगे, डेफिनेटली ऐसे मार्केट में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है।
ऐसा मार्केट राहुल भाई, सच बता रहा हूँ। सच में ये संदीप भाई होता भी है कि बाय ऑन डिप, जब हम लोगों को बोलते हैं कि बाय ऑन डिप में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो लोग समझते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि कब मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा, और अभी गिर रहा है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। हाँ, तो अभी अभी के समय में संदीप भाई ऐसा क्या करना चाहिए कि अब मार्केट डाउन है, आप देखोगे सेंसेक्स निफ्टी 600 और सेंसेक्स 2-2 हज़ार पॉइंट गिर रहा है एक दिन में, तो कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मतलब म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? राहुल भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि खासकर मार्केट कंडीशन जो अभी जो सबसे समझदार इन्वेस्टर हैं उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो हमेशा मैं बात करता हूँ। एसआईपी का जो रूल है ना, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, रूल नंबर 5, 3 एंड 1। अब मैं 5, इसको 3 and 1। 1 ये रूल मैंने खुद बनाया है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स ये रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये दर्शक बड़े ध्यान से नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि अगर आपने ये रूल फॉलो किया ना तो वो किसी भी कंडीशन में राहुल भाई कभी नहीं निकलने वाला। तो मुझे लगता है कि एक्साइटेड आप भी होंगे जानने के लिए और दर्शक भी होंगे। रूल नंबर 5 ये कहता है यू हैव टू इन्वेस्ट टिल 5 ईयर्स। 5 साल आपको इस मार्केट में आपको देना ही देना है। आपने एक बांस का पौधा देखा होगा, शुरू के 5 साल आपको ना लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, और पौधा लगा के, खासकर इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। पौधा लगा के हम रोज चेक तो करेंगे आके कि भैया कितना इंच बढ़ गया। आई डोंट नो कितने लोग चेक करते होंगे। अगर हम ये चेक करेंगे कितने इंच बढ़ गया तो डेफिनेटली हमें पैनिक सिचुएशन आएगी, हम टेंशन में होंगे भैया 2 इंच बढ़ा क्यों नहीं आज। उस समय उसको खाद देना है, पानी देना है। खाद हमारा पेशेंस हो गया और पानी हमारा क्या हो गया, रेगुलर इन्वेस्टिंग हो गया। तो 5 साल में कहता हूं कि 5, 3, 1 मतलब 5 ईयर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। 3 जो कहता है, 3 आपका कहता है कि भैया एटलीस्ट 3 प्रकार के फंड्स। अब मैं आपके अगले क्वेश्चन पे आ गया कि कौन कौन से फंड में निवेश करना है। मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी दिख रही है, ऐसे आपको 3 कैटेगरी के फंड जरूर रखना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में हमेशा सस्टेन कर सकें। और जब आप ऐसे रखते हो गाइस ना राहुल भाई, फिर आप टेंशन नहीं लेते, फिर बाहर बैठ के विटामिन डी लेते हो। तो कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल है, आप एक ने मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड ले लिया, गवर्नमेंट की स्कीम प्लस इक्विटी मार्केट का मजा, दोनों आप कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म में 15, 16, 17% का रिटर्न ऐसे मल्टी एसेट्स एलोकेशन लाइक निपॉन, आईसीसी प्रूडेंशियल लोगों ने दिया है, अभी भी दे रहे हैं। और जब भी मार्केट गिरता है तो ये फंड हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक आपने ले लिया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, जहां आपका काम नहीं है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड वाले हो। तो लेट द फंड मैनेजर डू इट दैट ना ऑन द बिहाफ ऑफ यू। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे स्टॉक में निवेश करेंगे जो खासकर इस समय सबसे ज्यादा एफआईआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं। मार्केट गिर रहा है, सब पैनिक में है, तो एफआईआईज क्या करेंगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा निवेश करेंगे, ना कि स्मॉल कैप में। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड्स मैनेजर एज पर द मार्केट कंडीशन एलोकेशन करते हैं अलग अलग। अब अलग अलग एलोकेशन करेंगे तो आपको टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट उठेगा तो दे विल इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप, टेंशन नहीं। पराग पारिक हमने देखा है, हमने जेएम फ्लेक्सी देखा है, हमने एचडीएफसी देखा है, दे हैव गिवन द गुड। तो ये हमारा रूल नंबर 5, 5 साल तक कंटिन्यूएशन। रूल नंबर 3, 3 प्रकार के फंड्स, एक हम लेंगे, एक प्रकार का स्मॉल कैप रहेगा जो लॉन्ग टर्म आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन राहुल भाई थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेशन रहेगा। लास्ट मैंने बताया रूल नंबर 1, सर योर गोल, देयर शुड बी 1 गोल। तो रूल हाँ नहीं, आप बोलिए। गोल से याद आया मेरे को कि बहुत सारे सवाल और कमेंट में यही आते हैं कि सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 15,000 रुपये है या 25,000 रुपये है, और रियल में आजकल प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी करते हैं उसमें ये है, सच्चाई है इसके अंदर, हम इसको छुपा नहीं सकते हैं। तो क्या वो लोग भी एक वेल्थ बना सकते हैं जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का अमाउंट है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं? राहुल भाई मुझे लगता है कि इस दुनिया में सभी लोग वेल्थ बना सकते हैं। ऑल द डिपेंड्स अपॉन कि आपकी ना जो थिंकिंग क्या है रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, मैं आज काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की सैलरी 15 से 20 हज़ार होगी, वो ये सोच रहा होगा कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। इफ़ यू आर इन द यंग एज लाइक 20s, 25, 30s में काफ़ी लोग यहाँ हैं हमारे, अगर आप केवल छोटी एज में यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद 2000, केवल 2000 स्टार्ट करते हो तो बस आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आप 2000 के एसआईपी से शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते। तो अगर आपकी सैलरी कम है राहुल भाई, मैं आपसे यही कहूँगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 1 to 2000। शुरू तो करो। आप शुरू नहीं करोगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। और लोग ना 90% आज लोग हैं डराने के लिए। आपका पड़ोसी नहीं चाहेगा कि भैया आप इन्वेस्ट करो, आप पैसे बनाओ, वो तो अंदर अंदर इन्वेस्ट करेगा ही। तो कहने का मतलब कि 20,000 भी अगर आप बंदा 2000 में इन्वेस्ट कर सकता है, आप कैलकुलेटर वगैरह लगा देना, 2000 में इन्वेस्ट बंदा करता है तो इन 15-20 ईयर्स इट कुड बी 60-70 लाख।
दैट इज मोर बेटर देन एफडी और एनी गवर्नमेंट स्कीम। तो ये मैजिक आपको शुरू में दिखता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। जैसे 50,000 वाला दे कैन इन्वेस्ट एटलीस्ट, मैं यही कहता हूं कि फॉर दैट रूल नंबर 20% मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि जो भी सैलरी आपकी होगी एटलीस्ट 20% हमेशा स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अब राहुल एक चीज़ क्लियर है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ना। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, जो हमने आप खुद डेटा एडिटर्स में रिक्वेस्ट करूंगा डेटा डाल देंगे कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है अभी, 6 to 7%, 8% इन्फ्लेशन हो गया है। मेडिकल आप 10% above है। मेडिकल 10%, इनफैक्ट एजुकेशन 10-12% हो चुका है। 12%। एंड तो इन चीज़ों पे आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन द एफडीज, यू कैन नॉट रिलाई ऑन सेविंग बैंक्स। तो सर आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को डाउट रहता है इकोनॉमी को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप चाइना में निवेश नहीं कर सकते। जाओ तो देखो चाइना का मार्केट, जापान का मार्केट देख लो, यूएस का मार्केट देख लो। निफ्टी 50 ने पिछले 25-15 सालों में निफ्टी ने आपको 15% का एवरेज रिटर्न दिया, अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो टेंशन क्या है, मिड कैप में नहीं जाना, फ्लैक्सी कैप में नहीं जाना, गो विद द इंडेक्स फंड। जैसा इंडेक्स में परफॉर्म करेंगे यू विल गेट दैट। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लोगों में कमी है। संदीप जी, एक बात मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, क्योंकि आपके बोलने का अंदाज है जो मेरे को लगता है कि लोगों को टच करेगा और लोग समझेंगे इसको। अभी भी जो लोगों का ट्रस्ट है वो स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं है। एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा सेफ रहे, हम एफडी कर लें, या फिर हम बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है बैंक की तरफ से होती है, उनके अंदर फिक्स जो रिटर्न मिलता है 7-8%, 10% तक, उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर दें। तो वहाँ से म्यूचुअल फंड किस तरह से अलग है? क्या क्या बेनिफिट्स, जैसे लाइक कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे काम करेगा इसके अंदर? देखो इसमें क्या है कि जब आप एफडी वगैरह में निवेश करते हो, आप पहले चीज़ समझो, अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हो निवेश करना या बैंक में निवेश कर रहे हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं। इफ़ द बैंक इज़ गेटिंग 15%, 16%, तो आपको उसमें से 5% दे रहे हैं। तो अगर आप एफडी में लगा रहे हो तो दैट इज 5 से 6% मिलेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड में देयर इज अ फंड मैनेजर होते हैं जो आपके बिहाफ पे इंडियन मार्केट के अलग अलग शेयर्स में निवेश कर रहे हैं। तो जब अलग अलग शेयर में निवेश करते हैं तो यहाँ रिस्क ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको मार्केट का 20 से 25 साल का अनुभव होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ आपको जो कंपाउंडिंग का जो मजा है ना, कहते हैं ना सेवंथ वंडर, वो इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट बनाता है म्यूचुअल फंड ना, ये आपको अभी नहीं दिखेगा। राहुल भाई आप तो खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो अब आपको वो फ्रूट मिल रहा होगा म्यूचुअल फंड का, अब हम लोग को मिल रहा होगा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं। जो आज की ऑडियंस है उनको मैं कहूँगा कि समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय निकाला तो हमारा बैंक में केवल हमें इंटरेस्ट मिलता है जो आपका इन्फ्लेशन है, जो आपका महंगाई की और उसके बराबर है। मतलब आपका पैसा केवल जैसा आपने डाला वैसा ही रहने वाला है। इनफैक्ट ब्लेंडर वो कर रहे हैं जो कहीं नहीं निवेश कर रहे हैं, केवल डर के कारण, क्योंकि उनका पैसा निगेटिव जा रहा है 6 to 7%। म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड 15-16 तो एक एवरेज म्यूचुअल फंड दे ही देता है। फंड मैनेजर साथ में है, इसीलिए मुझे लगता है रिस्क कम है, आराम से आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जिनका टारगेट राहुल जी 1 ईयर का है ना, तो मैं उनसे मना करूंगा कि मार्केट को टेस्ट मत करो। अगर आप मार्केट को टेस्ट करोगे तो फिर वो टेस्ट भूल जाओगे जो आपको कुछ समय बाद मिलने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको दर्शकों के आपके माध्यम से बताना और मेरा साथ में ये भी था सवाल कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है म्यूचुअल फंड के अंदर। जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, कहीं बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, तो भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ज़्यादा अच्छी वेल्थ बनती है। तो वो कैसे काम करती है म्यूचुअल फंड के अंदर? म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग, जैसे हमने अगर बचपन का वो फॉर्मूला आप याद करो 1+R/100 पावर n वाला, जो हम लोग यूज़ करते थे कंपाउंडिंग के लिए, तो यहाँ आपके इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट बना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल इस साल अगर आप एग्जाम्पल 12%, 13% आपने बनाया बिकॉज ऑफ मार्केट, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका रहेगा आपके केवल कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको नहीं बनेगा, इनफैक्ट जो आपका इंटरेस्ट पहले से चला रहा था वो भी आपको ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब आपके कहने का है कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हाँ, 1 साल बाद वो 1,12,000 हो गया, ठीक है। तो आपका जो 1,12,000 हो गया उसको तो आपको 12% मिलेगा ही, प्लस आपका जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसका भी 12% आपको मिलेगा। तो ये जो डबल होता है, डबल वाला, दिस इज द म्यूचुअल फंड पावर। यही मैं ऑडियंस को हमेशा बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट आपको आसानी से समय मार्केट में आप देते हो तब आपको धीरे धीरे मिलता है। तो यहाँ से कंपाउंडिंग काम करती है। इट्स नॉट लाइक सिंपल इंटरेस्ट कि आपका एक बार बन गया यू आर फ्री ऑन दैट, नहीं। और ये कंपाउंडिंग राहुल जी लगातार जैसे जैसे समय ज़्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा ना,
आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो बढ़ता जाएगा, और कंपाउंडिंग ज़्यादा काम करती है जो आपका अमाउंट और बढ़ जाता है। इसीलिए शुरू के साल 2 साल आपको दिखेगा नहीं। व्हेन आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन, मेरी ऑडियंस जानती है, तो उस समय शुरू के साल 2 साल ना स्मॉल कैप वेयर ब्रूटली किल्ड, बहुत बुरी तरह हाल था स्मॉल कैप के। तो उस समय केवल लार्ज कैप फंड्स आपको रिटर्न बहुत अच्छा देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप मतलब दे हैव वॉन द रेस, बहुत बढ़िया काम किए। वहाँ कंपाउंडिंग बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा, आपने पोर्टफोलियो, मैंने आपका देख रहा था अभी बिहाइंड द बार, तो आपने दिखाया कि संदीप भाई एक दिन में 1 लाख रुपए चला जाता है, लेकिन आपने देखा अगले 2 दिन मार्केट में आपका 2 लाख आ गया। दिस इज द कंपाउंडिंग पावर। ये लोगों को टेस्ट थोड़ा देर में समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आने लगेगा ना, ये मार्केट उनके लिए मजा आने लगेगा। भैया अच्छा है कि भैया टी फैक्टर जो है ना, ये और कुछ करें, और कुछ हो, कुछ और वॉर सिचुएशन हो तो और हम सिचुएशन बना सके, क्योंकि आपने गोल, राहुल जी, आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए गोल रखा है, ना कि केवल 2-3 सालों के लिए। बच्चा बड़ा हो जाएगा, 18 से 20 साल का हो जाएगा, एक हायर एजुकेशन तक, तब पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। ये चीज़ आपको भी गाइस बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आप जब एसआईपी या म्यूचुअल फंड शुरू करते हो तो वो 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं होता है। अभी जैसा संदीप जी ने बताया, उनका फॉर्मूला है 531 का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो संदीप जी, अभी जैसा कि मार्केट डाउन है, आपने बोला अभी जो टी फैक्टर काम भी कर रहा है और मार्केट भी डाउन है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, फ्लैक्सी कैप में बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप में भी बहुत सारे हैं, तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? एक आम जो इन्वेस्टर है वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? और म्यूचुअल फंड्स में भी फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, रेगुलर आ जाते हैं, तो किस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया जाए? ये बड़ी अच्छी बात आपने बोल दी, और मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट कर देंगे। तो मैं ये चीज, क्योंकि जब मैंने नहीं देखो, हमारा जो पॉडकास्ट है ये वाला, ये एक तरह से अनफिल्टर्ड है। इवन राहुल भाई, मैं सच बताऊंगा, इस जितने लोग टीम हैं मेरे बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम लोग कोई डिस्कशन नहीं किए। सडनली हम मिले, एंड मिलने के बाद वी आर जस्ट शूटिंग दैट थिंग, थैंक यू फॉर दैट। बट इस अनफिल्टर्ड में बहुत चीज़ें ऐसी निकलती है जो मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया था, तो बिल्कुल इट वुड बी बॉटम फ्रॉम माई हार्ट, तो वो रहेगा। अच्छा, आपने सिलेक्शन की म्यूचुअल फंड को लेके, बहुत अच्छी बात है, खासकर इस समय जो मार्केट से चल रही है, जो माहौल चल रहा है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है आपको। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, घबराना नहीं है। और रही बात सिलेक्शन, तो जो मैंने बताया, मैं देखो, मेरे रूल में ना 531 में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो आपने लास्ट देखा होगा ना, जो मैंने रूल बताया, रूल नंबर 1, सेलेक्ट योर गोल। गोल क्या है आपका? आपकी 50 एज है, आपकी अगर गोल केवल मुझे 60 सालों में निवेश करना है, 10 सालों का, तो 10 सालों में फिर इन दैट कैटेगरी के फंड्स अलग हो जाएंगे। दैट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एसेट्स, फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मेरी 55 एज है यार, 55 एज है भैया, कुछ समय बाद तो मैं आराम से बैठना, मैं चाहूँगा कि मैं बाहर बैठूँ, धूप लूँ, आराम से रिटायरमेंट लाइफ लूँ। तो आपके पास 10 साल है, क्योंकि आपने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मे भी आप डर रहे थे उस समय, हो सकता है कोविड होगा, कोविड डर रहे होगे, उसके पहले सिचुएशन आई थी 2014 की बात करें, वहां भी डर रहे होगे। अब फाइनली आपके अंदर का ईमान जागा कि चलो यार, मैं तो डर गया, आप तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो आपकी 50-55 है, फंड सिलेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो, रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता बंदा। फंड मैनेजर खुद नहीं चाहेगा कि भाई ये बंदे का रिस्क इन्वॉल्व हो, है ना। इसीलिए इन दैट एक इंडेक्स फंड ले लिया हमने गाइस। आप एक लार्ज कैप ले सकते हो, फ्लेक्सी ले सकते हो। लेकिन जो यंग बंदा है आज, जो हमारी टीम में सभी यंग है, आप अगर 20-25 साल के हो सर, आप तो स्मॉल कैप, मिड कैप से स्टार्ट कर सकते हो, फ्लेक्सी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शन आपका अलग होना चाहिए। स्मॉल कैप शुड भी, जो मैं करता हूँ, इट मे बी फ्रॉम अदर हो सकता है लोगों का, स्मॉल कैप शुड बी 30-35% स्मॉल कैप में कर लो, फ्लेक्सी कैप में 30% कर लो, और मिड कैप में 30% कर लो। सिंपल इक्वल रेशियो में रखो। अगर 5000 भी कर रहे हो, एक स्मॉल कैप लो, एक मिड, एक फ्लेक्सी ले लो, गो फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। जैसी आपकी एज होती है, आपने इस पर वीडियो भी बनाई है आपके चैनल पे, जैसी आपकी एज होती है वैसा आपका म्यूचुअल फंड सिलेक्शन होता है। अगर आपकी एज 20-25-30 है, आई थिंक जितने भी आज लोग हैं सर, आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो तो लिटरली राहुल भाई, मैं ऐसा कहता हूँ भाई, ब्लेसिंग है ये। ऐसी कन्वर्सेशन उनके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हम नहीं देख पाते थे यार, सचमुच नहीं देख पाते थे। मैं आपको बड़ी पर्सनल चीज़ बताऊंगा, मेरे पापा जी LIC एडवाइज़र हैं। ही नेवर एक्सप्लेन अबाउट एनीथिंग, ड्यूरिंग माई, जब मैं जॉब स्टार्ट किया 2012 में, कभी पापा ने डिस्कस नहीं किया कि बेटा म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आजकल के जो मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट सब लोग मार्केट से डरते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप डरते भी हो तो भी स्टार्ट 2000 से करो, 3000 से करो, जहां आपको जब दिखेगा आपका अमाउंट कैपिटल बढ़ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो
अमाउंट इन्वेस्ट होता है राहुल भाई ना, ये अलग अलग एज पे होता है। आपका जितना आप लेट करोगे उतना आपको ना ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, और तो ज्यादा रिटर्न भी नहीं बनेगा। ज्यादा रिटर्न में नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो मतलब जितना आप लेट हो रहा है ना सर, उतने ही आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। तो ये होता है ओवरऑल। ये सही रहा। एक मैंने साथ में आपसे पूछा था कि रेगुलर फंड या डायरेक्ट फंड कौन सा हाँ, बेस्ट ये है, क्योंकि actually उनके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर में जाना है या डायरेक्ट में जाना है। अच्छा, मैं एक्चुअली और बताऊं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में किस तरह difference से है। इम्पैक्ट आपकी एसआईपी के ऊपर पड़ता ये है? एक्चुअली मेरी एसआईपी पे इम्पैक्ट मेरे खुद, देखो जो मैंने झेला है, जो मैंने फील किया है, वही मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। रही बात देखो रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की, सबसे पहले आपके पास अगर पोर्टफोलियो एक बार चेकआउट कर लेना कि रेगुलर और डायरेक्ट कैसे पहचाने, तो आप अपने फंड का जब देखोगे ना तो वहाँ लिखा रहता है कि इट इज़ रेगुलर, वर्ड यूज़ होता है रेगुलर, और होता है डायरेक्ट। दो चीज़ यूज़ करो। डायरेक्ट मतलब काफ़ी लोग समझ जाए होंगे कि अगर डायरेक्ट मतलब यहाँ कोई ना कोई बंदा जिसका कमीशन इन्वॉल्व होता है वो नहीं है, सिंपल सी बात है। रेगुलर मतलब कोई ना कोई यहाँ किसी का कमीशन इन्वॉल्व है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड थ्रू बैंक कर रहे हो, थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हो, एडवाइज़र कर रहे हो, क्योंकि देखो एक अल्टीमेटली ये कोई गलत बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनको भी दे हैव टू अर्न सम ब्रेड एंड बटर, तो उनको भी इसीलिए वो रेगुलर प्लान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनका कमीशंस 1% इन्वॉल्व होता है और राहुल भाई 1% ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट तो करता क्या है। उनसे मतलब जो एडवाइजर हैं उनसे कुछ एडवांटेज भी मिल जाता है? देखो एडवाइजर से एडवांटेज हमेशा मिलता है, क्योंकि दे नो बेटर देन अस कि मार्केट के बारे में जिनको ज़्यादा अनुभव है। तो जिनको 1% अपना देना है जो रिटर्न, अगर मान लो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कर रहे हो थ्रू एनी ऐप, थ्रू एनी कहीं से भी कर रहे हो, डायरेक्ट एएमसी से भी कर सकते हैं आजकल डायरेक्टली, आप एएमसी से कर रहे हो, कैम से कर रहे हो, डायरेक्टली आप कर रहे हो, तो अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट, जो सेबी रेगुलेटेड एप्लीकेशंस आजकल मार्केट में हैं उनसे आप जा सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हो, बोलते हो ठीक है यार 1% गया तो क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको 1% का बताऊंगा कितना इंपैक्ट करेगा, लेकिन जिनको लगता है कि 1% क्या हो जाएगा, दे कैन गो विद द एडवाइजर्स एंड ऑल दैट। अब टॉकिंग अबाउट, मैं एग्जांपल फंड का ले लेना चाहूंगा, मतलब ये नहीं बोला कि मैं आप लो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है। मैं आपको एक फंड का एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इस पर एक्चुअली वीडियो बनाया था चैनल पे। बंधन स्मॉल कैप फंड है ना, बंधन स्मॉल कैप फंड के अगर आप जाओगे ना रेगुलर प्लान, तो जहाँ वो रिटर्न इट्स लाइक 15-16% का रिटर्न दिख रहा है, वहीं अगर आप डायरेक्ट में जाते हो तो दैट इज़ वहाँ 1% आपको ज़्यादा है। तो 1% क्या ज़्यादा है, दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो राहुल भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को, बहुत लोग को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है, एक ऐसा खर्चा होता है जो एएमसी वगैरह लोग रहती है, जहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनका खर्चा होता है। तो हमेशा आप ना जरूर चेकआउट करो आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1-2% ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न थोड़ा कम मिल जाएगा, क्योंकि वही तो खर्चा है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लाइक 0.64%। तो मैं वही कह रहा था, बंधन स्मॉल कैप फंड में 0.65 एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन डायरेक्ट में जाओगे ना तो सॉरी रेगुलर में 1.65 है, लेकिन अगर जाओगे उसमें डायरेक्ट में तो 0.65% है। 1% जो लगातार निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म में, 5000 के एसआईपी आप लगा देना एक बार कैलकुलेशन, जब एडिट करोगे वीडियो तो 5000 के एसआईपी अगर लॉन्ग टर्म बंदा इन्वेस्ट करता है तो 20 साल में मान लो इट्स अबाउट 1 CR वैल्यू मान लो बना रहा है। तो अगर 1% अगर आपने रेगुलर फंड लिए होंगे बैंक से, तो सर वो लगभग आपको 80-85 लाख में निपट, मतलब वहाँ क्लोज हो जाएगा। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग दैट टैक्स वगैरह में एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो अदर पार्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको 1% नहीं मिलेगा। 1% जो एक्स्ट्रा आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड 1% नहीं है, वो सीधा सीधा आपके लिए 15-20 लाख रुपए, और Yes. अमाउंट बढ़ा है तो आपका 30-40-50 अगर लाख आपका तक जा सकता आपका है। एसआईपी राहुल भाई ज्यादा है ना, तो भैया आप तो शॉक होने वाले आने वाले समय में कि भैया शर्मा जी का बेटा जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से किया था मैं रेगुलर, तो उसका क्यों ज्यादा बना है, मेरा कम क्यों बना है। तो मैं ऑडियंस को पहले ही बता देना चाहूंगा कि जब भी म्यूचुअल फंड का, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो जब म्यूचुअल फंड का आप सिलेक्ट करो तो ये भी देखो कि आपकी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है कि रेगुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो आई थिंक ये बहुत लोगों को नहीं पता राहुल भाई, सचमुच ये वीडियो जब हमने बनाया था चैनल पे बहुत पहले, तो पीपल वर लाइक शॉक, भाई ये क्या है, ये नया चीज़ क्या है, क्योंकि 1% क्या ही होता है 1%, लेकिन 1% खेल एक्चुअली बहुत बड़ा होता है इन लॉन्ग टर्म। नहीं, वो आपने 1% की पावर अभी बहुत अच्छे से समझा दी है। आपका मैंने एक वीडियो और देखा था, अभी वीडियो का जिक्र हुआ तो उसके अंदर आपने कहा था कि आज के समय में एसआईपी मत करो,
स्मार्ट एसआईपी करो, जिसमें आपने शायद स्टेप अप एसआईपी का जिक्र किया था। बड़ा रिसर्च करके आए हो आप। तो वो स्टेप अप एसआईपी मतलब क्या हाँ। चीज है और कैसे मतलब वो इम्पैक्ट डालती है पोर्टफोलियो पर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन राहुल भाई इस चीज़ को लेके, और मैं आज की खासकर जनरेशन को, आज की जनरेशन जो है और खासकर काफ़ी लोग हैं उनको बताना चाहूँगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न के बारे में कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ समय बाद देयर इज एक्सपेक्टेशन कि आपको इतना मिलेगा, तो लोगों के बहुत सारे ज्ञानी कमेंट करते हैं और करना भी चाहिए कि संदीप भाई क्या वैल्यू होगी उस समय, एक सीआर के वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स क्या ही हो जाएगी, इट वुड बी 50-60 लाख। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई यहाँ जो होता है ना कि भाई एक होती है आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस वाली ज़िंदगी, आपने देखा होगा। तो आम जिंदगी में क्या होता है कि बंदा नॉर्मल एसआईपी कर रहा है, उसको इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में नहीं पता, और केवल वो 2000 के एसआईपी कर रहा है, 3000 की कर रहा है। लेकिन दिस इज द सिंपल एसआईपी। जहाँ स्मार्ट एसआईपी की बात करते हैं तो आपको अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट एज पर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 6-7% है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ कम से कम आप 10%, ज़्यादा नहीं 10% एसआईपी करो, आप 10% एसआईपी बढ़ा दो इनफैक्ट। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेप अप एसआईपी। और ये ना बहुत सारे ऐप हैं, हर जगह ये उसमें रहता है प्रॉपर तरीके से, सेटिंग में जाके आप बढ़ा सकते हो। तो मैं, क्योंकि आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 5-10% सैलरी बढ़ रही है, तो जब आप ये लगातार करोगे ना तो आपको महंगाई की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी कि महंगाई क्या हो गई, महंगाई अचानक से बढ़ गई, कम हो गई। कम तो नहीं हुई है लेकिन बढ़ती गई है, तो ऐसे में आपका ना जो पावर कंपाउंडिंग है वो कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और इन्फ्लेशन को आप इन्फ्लेशन के साथ चलोगे ना, अच्छी बात तो ये है। इसीलिए जितने भी लोग हैं अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप जो भी काम एसआईपी कर रहे हो, डेफिनेटली उसको हर साल 10% मिनिमम, मुझे लगता है मिनिमम बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे मेरी ऑडियंस 20% बढ़ाती है, तो 10% आई थिंक राहुल भाई करना चाहिए लोगों को। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट एसआईपी, जो आप बात कर रहे थे। तो आप बहुत जल्दी जो महंगाई है उसको बीट कर पाओगे, महंगाई के साथ चल सकोगे, क्योंकि हर साल 6-7 हो रहा है। तो अगर आप 10% बढ़ा रहे हो तो यू आर 3% अहेड फ्रॉम योर इन्फ्लेशन। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं करेगा कि भैया 20 साल बाद एक सीआर की वैल्यू क्या होगी, फिर 20 साल बाद जो वैल्यू होगी यू विल बी अहेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए यार, और डेफिनेटली अगर आप ये करोगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहता है ओवरऑल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेप अप एसआईपी आप गाइस ज़रूर से करो। अगर आपकी पहले से अगर किसी की एसआईपी चल रही तो वो कर सकता है, अब इसके हाँ अंदर हाँ बिल्कुल वो ऐड ऑन कर सकता है ऐड ऑन उसके कर सकता है, प्रॉपर तरीके से उसमें ऑप्शन रहता है कि आप ऐड ऑन कर लो शुरू में, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता चला जाएगा। ईयरली ऐड ऑन करना चाह रहे हो, मंथली करना चाह रहे हो, 6 मंथली करना चाह रहे हो तो कर लो डेफिनेटली। और ये करने से यार बेटर वेल्थ क्रिएट होती है, और आप ना कहीं वो इन्फ्लेशन वाला जो कीड़ा है ना उससे दूर रहते हो आप। तो आपने एक वीडियो के अंदर आपकी गलतियों की भी बात की थी, तो आपने एज ए इन्वेस्टर क्या गलतियां पहले की है जो अब आप बताना चाहोगे कि जो एज ए इन्वेस्टर व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं वो ना करें? यार ये तो सच बात, बड़ा दिल की बात आपने बोल दी। जो गलती मैंने शुरू में की थी वो सबसे पहली गलती मेरी यही थी कि मैंने लेट में स्टार्ट किया राहुल भाई। लेट में स्टार्ट इन द सेंस करना कि आज जो बच्चे देख रहे हैं 25 में हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। वो पता क्या बोलते हैं, मैं काम करता हूँ भैया से पूछ लूँ, मैं काम करता हूँ कि मैं पापा से पूछ लूँ कि पापा ये सही। अब पापा अगर आपके अगर पापा किसी और फील्ड में है, कहते हैं ना कि अगर आप क्रिकेट की बात करना चाह रहे हो तो यू शुड आस्क फ्रॉम द क्रिकेट एक्सपर्ट्स, नॉट जो बंदा ग्राउंड पे है उससे आप बात नहीं कर सकते, कोई और फील्ड की बात नहीं कर। अब मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपसे लूँगा ना, मैं प्रोडक्शन टीम में किसी से नहीं बोलूँगा ना कि भाई क्या इन्वेस्ट करना है। तो प्रॉब्लम ये रहती है कि लोगों को जब सही एडवाइस मिलती है तो लोग ना क्या करते हैं, कहीं और से पूछना चालू करते हैं कि अरे यार वो बंदा बता रहा था ये सही है कि नहीं। एक नेगेटिव कमेंट प्लस मार्केट का खराब चल रहा है तो बाहर हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में आपने देखा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सही टाइम पे बैट घुमाया तभी बॉल सही जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइमिंग, कि भाई आपको जैसे ही पता चले यू शुड स्टार्ट, यहाँ पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरी सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने बताया, जो मेरी गलती थी कि इनिशियली मैंने बहुत सारे ऐसे फंड ले लिए थे जिस फंड में स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा थे, देयर वेर नो डाइवर्सिफिकेशन राहुल भाई। अब वो डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से क्या हुआ, जब भी मार्केट में गिरावट हुई ना तो मेरे वो फंड सबसे ज़्यादा गिरे। और मैं कहीं ना कहीं, जब इट वॉज इनिशियल स्टेज ऑफ 2021, कोविड चल रहा था उस समय, तो मुझे लगा कि यार क्या मैंने गलती कर दी निवेश करके, क्योंकि मुझे आज भी याद है आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड केवल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था, बाकी कुछ नहीं दिया था, बाकी सब नेगेटिव थे। और मार्केट कंडीशन 2000-3000 पॉइंट आराम से रोज सेंसेस गिरते थे, रोज गिरते थे। तो वो मेरी गलती थी कि सिलेक्शन ऑफ फंड्स वो नहीं था मेरा।
कि कौन सा फंड कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए वो है। तीसरी गलती जो मेरी थी वो थी कि जो आपसे मैंने बात की रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि मेरे जो एडवाइज़र था उन्होंने निवेश करवाया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फंड में करवा दिए जिसके रिटर्न आज भी मेरे बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि आई वॉज बिल्कुल आइडिया नहीं था ना कि कौन से फंड आपको लेना चाहिए। तो रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, या किसी एक अच्छे एडवाइज़र के अंडर में हो, तो डेफिनेटली वो मेरी तीसरी गलती थी। बाद में ये तीनों गलती मैंने, इनफैक्ट पहली तो ऑटोमेटिक लेट हो गया था, लेकिन मैंने अमाउंट थोड़ा बढ़ाया निवेश करने का। निवेश करते करते अमाउंट बढ़ते थोड़ा, मतलब जो मेरा पहला माइलस्टोन जो 50 लाख का है तो अचीव किया, तो होपफुली इस ईयर 1 CR वाला भी अचीव कर लेंगे। तो लेट अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको गलती सुधारने का मौका है। कैसे? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ऐसे मार्केट में और ज़्यादा जोखिम निवेश करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है। तो ये मेरी 3 मिस्टेक राहुल भाई जो थी, जो मैंने अब तक सुधार ली है। तो मैं चाहूँगा कि लोग जितना जल्दी अगर पता चल सके तो करें। बाकी बाकी तो मार्केट हमेशा चलता रहेगा। आपने यहाँ पे जब आपके पोर्टफोलियो में जिक्र किया म्यूचुअल फंड्स का, तो आज के टाइम पे मैं देखूँ तो शायद 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं राइट हूँ? बिल्कुल है ना, बिल्कुल 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स करेक्ट हैं। करेक्ट। तो एक आम जो इन्वेस्टर है वो कितने म्यूचुअल फंड्स रखे पोर्टफोलियो के अंदर? आपने वैसे 531 का रूल तो बताया, लेकिन वो कीड़ा रहता है कि यार बाय ऑन डिप के अंदर हम इन्वेस्ट करते रहे, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, तो वो गलती ना दोहराएं, तो उसके लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक्चुअली एक आम आदमी का जो क्वेश्चन रहता है कि इतने सारे फंड हैं, मेरे पास आते भी हैं बहुत सारे फंड रिव्यू करने के लिए, तो वो बहुत सारे फंड लेके रखते हैं, बोलते हैं संदीप भाई इसमें भी कर ले, इसमें भी कर ले, इसमें भी कर ले। तो मुझे लगता है कि जैसी आपकी कैपिटल, राहुल भाई, जैसे आपकी कैपिटल वैसा आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अब कैपिटल डिपेंड करता है कि आप कितना निवेश कर रहे हो। अगर आप केवल 1000 से निवेश कर रहे हो, मैं कहूँगा शुरुआत करो फ्लैक्सी कैप फंड से, 1000 ओनली, क्योंकि मार्केट में नए हो तो यू आर आप बिल्कुल, आपको माहौल नहीं पता कि टी फैक्टर कब आएगा, कब कोविड जैसे एक सिचुएशन आ सकती है, क्या पता भैया, ईरान इजराइल वॉर ये कब तक चलेगा, किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता सिचुएशन क्या कुछ हो जाए रातों रात, हम तो देखते हैं किसी को नहीं पता ना। खबर आती है हर कि यूएस ने ये कर दिया, यूएस ने कर दिया, वीकेंड में ही आती है, जब हम लोग वीकेंड मनाने की सोच रहे हैं भैया मार्केट बंद होता है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में अगर आप बिगनर हो, या तो स्टार्ट विद द इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप में करो, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर बिल्कुल आपका फंड मैनेजर ऐसा रहता है कि एज पर द मार्केट पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट खराब तो लार्ज कैप में शिफ्ट करेंगे, मार्केट अच्छा तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन द, राहुल भाई, कि आपका अमाउंट कितना है। अगर आपका अमाउंट एग्जाम्पल में बोलना चाहूँ कि 1 लाख अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, 1 लाख आपका है, तो डेफिनेटली यहाँ पास फंड्स में भी 8 to 10 हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप बोलोगे 8 से 10% फंड है, तो क्या ये मेरे ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपको 1 लाख अमाउंट है, अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है आपका। अमाउंट आपका मान लो 5000 है, काफ़ी लोग के 5000 बिगिनिंग होते हैं, तो मेरे ख्याल से 5000 में 3 म्यूचुअल फंड्स काफ़ी हैं। एक आपने मिड कैप ले लिया, एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक मल्टी ले सकते हो। बार बार मेरे को तो पता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और इनमें डिफरेंस क्या आप मानते हो? थोड़ा सा ऑडियंस को बता पाओगे कि किस किस तरह से क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग समझ नहीं पाते आजकल, समझ नहीं पाते। फ्लेक्सी कैप हमने तो बात कर ली, फ्लेक्सी, अब फ्लेक्सी कैप में है क्या आखिरकार, अंदर उसके क्या है? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप एक ऐसी कंपनियों का समूह होता है, कि जो, अगर मार्केट कैप की बात करें, कि जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर 5000 करोड़ से भी कम है, बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो डेफिनेटली क्या रहेंगे, वो आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएंगे भैया। स्मॉल कैप, क्योंकि उनका मार्केट ही छोटा है, वहाँ ज़्यादा क्या रहेगा कि भैया यहाँ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और वहाँ फंड मैनेजर को इसीलिए पूरा स्मॉल कैप में निवेश नहीं करते हैं फंड मैनेजर। अब टॉकिंग अबाउट आप फ्लैक्सी कैप की अगर बात करते हो, तो फ्लैक्सी कैप में देयर इज अ रेशियो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है, बड़ी कंपनियां होती हैं, एग्जांपल हम टीसीएस ले सकते हैं, रिलायंस ले सकते हैं, एचडीएफसी ले सकते हैं, जो मार्केट कैप जिनका बहुत बड़ा होता है। अब ऐसे कंडीशन पे फ्लैक्सी कैप पे, स्मॉल कैप में 30%, 40%, 40%, तो फ्लैक्सी कैप मतलब एक ऐसा मिक्सअप हो गया। इसीलिए जो लोग बिल्कुल मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मुझे लगता है कि फ्लैक्सी कैप ऑलवेज मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम अच्छी इन्वॉल्व हो जाती है, बॉन्ड्स वगैरह में निवेश कर रहे हैं, इक्विटी में 60-70% इक्विटी में कर लिया। इक्विटी मतलब बाजार में कोई हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कोई भी हो सकता है। बाकी इसके बाद आप गवर्नमेंट की स्कीम में, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत सारी स्कीम ऐसी चलती रहती है जो एक आम आदमी को चाहिए रहता है।
तो यहाँ पास आपके पास बड़ा सेफ ऑप्शन रहता है। तो ये चीज़ें रहती है राहुल भाई। वैसे अब जो मैं देखो पूछ रहा हूँ कि मैं मेरी ऑडियंस ईटीएफ्स वाली है। अच्छा। मैं ईटीएफ को पसंद करता हाँ, हूँ, देखा आप है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड को पसंद करते हो। देखा है मैंने। तो दोनों में से बेहतर कौन सा है? ईटीएफ बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है? मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि दोनों में से कौन बेस्ट है, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। म्यूचुअल फंड में हमेशा सेलेक्ट करने से पहले, ईटीएफ पे सेलेक्ट करने से पहले आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हो। म्यूचुअल फंड, अच्छा ईटीएफ के लिए सबसे पहले, ईटीएफ के लिए आपको तो पता ही है कि ईटीएफ मतलब देखो सब लोग को पता है कि भाई एक हमें बास्केट मिल जाता है, और ऐसे लोग जिनके अंदर ये होता है कि चलो यार मैं तो कुछ शेयर में भी निवेश करूं, थोड़ा शेयर का तो टेस्ट लूं कि भैया शेयर क्या होता है। अब डायरेक्ट शेयर में निवेश करने से बेटर है कि आप एक ऐसे बास्केट में निवेश कर सको कि जिसके अंदर सारे शेयर मिल जाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल एक ऐसा बास्केट हो जाएगा कि भाई मेरे को इन्फोसिस मिल गया, टीसीएस मिल गया, एचडीएफसी, सब कुछ एक ही में है। तो आपको क्या हो जाता है, आपको एक ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो जब मार्केट के आवर्स होते हैं उसी समय आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो मुझे लगता है एज ए बिगनर राहुल भाई, यू शुड कम इन द म्यूचुअल फंड्स इनिशियली, फिर धीरे धीरे आप ईटीएफ में अग्रसित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शेयर में जाओगे। क्योंकि आपने रिटर्न शेयर के भी देखे हैं, लेकिन शेयर्स में रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो डेफिनेटली पहले म्यूचुअल फंड और इसके बाद ईटीएफ में आपका पोर्टफोलियो का 10 से 20% आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक पहले म्यूचुअल फंड, हाँ पहले म्यूचुअल फंड, ईटीएफ आता है। बाकी अच्छे दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं। बहुत मिला तुला, मतलब बराबर इक्वल जवाब दिया है कि मैं ये भी एक्चुअली मैंने देखा है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे लिए ईटीएफ का। मैंने कहा आपका रिस्क क्या है, आप केवल साल 2 साल के लिए करना चाह रहे हो, डेफिनेटली यू शुड गो विद द म्यूचुअल फंड फर्स्ट, और फिर धीरे धीरे ईटीएफ में अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली ईटीएफ में पहले सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईटी का ईटीएफ ले रहे हो, डिफेंस का ईटीएफ ले रहे हो, तो इन चीज़ों में आपको करना चाहिए। ईटीएफ में डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए, 5 ईयर्स 6 ईयर्स मिनिमम होल्डिंग आपका होना चाहिए, फिर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लेते हो ईटीएफ में, तो ऐसा होना चाहिए थोड़ा। एक संदीप भाई, थोड़ा सा हम एंड की ओर चलेंगे अब। एक जो आम मिडिल क्लास फैमिली है ना, एक तो बजट फिक्स है, सैलरी फिक्स आती है, ठीक है, 30,000 35,000 50,000 जो भी है, एक अमाउंट फिक्स आता है। अब उस सैलरी के अंदर या तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, या वो हेल्थ इंश्योरेंस अपना ले सकता है, या फिर टर्म प्लान ले सकता है। तो क्या सबसे पहले करना चाहिए? हेल्थ जरूरी है बहुत, टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करके चल सकता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत खास इन्वेस्टर हैं जिनकी लाइफ में एक्चुअली हुआ, वो लगभग 10,000 के SIP हर महीने कर रहे थे, और करते करते सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनके पास अच्छा बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो गया था और बढ़िया रिटर्न अच्छा दिख रहा था। बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी राहुल भाई। अचानक से सिचुएशन ऐसी आई कि घर में एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आई कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि लगातार इन्वेस्ट तो कर रहे थे, इन्वेस्टिंग अमाउंट एक अलग था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि उस इमरजेंसी के लिए ना उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली अब आपको पता है कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनको रिश्तेदार वगैरह इनकी मदद मिल जाए आज के ज़माने में, और उनको पूरा पैसा अपना विड्रॉ करना पड़ा, कहाँ से? म्यूचुअल फंड से। मतलब अगर मैं 15 लाख बोलूं तो ऑलमोस्ट सर्जरी का केस था, 10 से 12 लाख रुपए लग गया, तो ऑलमोस्ट पैसा पूरा चला गया। तो ये लोगों के मन में ये रहता है कि SIP अच्छी है, SIP बेहतर है, कर लो SIP सिटीजन लगातार चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अपनी सारी ऑडियंस आप लोग को सुन रहे होंगे, मेरा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले मैं राहुल भाई बोलूँगा, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो सबसे पहले, भूल के। कोई ज्ञान किसी का नहीं सुनना है, SIP म्यूचुअल फंड ऑल दैट, सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी फंड संदीप भाई क्या, बता दो। पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो भी आपका परिवार का खर्चा होता है, जो भी आपका खर्चा चल रहा है, इंटू 6 कर दो, इंटू 8 कर दो। एग्जाम्पल, आपका महीने खर्चा परिवार का 20,000 है, 20 इंटू 6 कर दो। आप इतना आपके पास होना ही होना चाहिए, मतलब एक क्लिक और पैसा आपके तुरंत अकाउंट में। पहली बात ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। आजकल इतनी सारी साइट्स हैं, मैंने मतलब बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं, जहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस आपका 500 रुपये से भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपके बच्चे का, पेरेंट्स का, वाइफ का जरूर करवाओ, जरूर, मतलब ये मस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्म प्लान जरूर लेके रखो। 1 CR 2 CR का टर्म प्लान, तो मतलब ओवरऑल आपने एक कवर अपने ऊपर डाल दिया है, शर्टेड कर लिया है कि भैया आंधी तूफान कुछ भी आए तो मेरे पास एक छतरी है, एक अम्ब्रेला है कि मेरे बॉडी को नुकसान नहीं होगा कुछ। ठीक, अगर आज मेरे जो इन्वेस्टर हैं उनका अगर
हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखते वो, तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते आज पूरा बचा होता। क्योंकि भैया ये जो सिचुएशन है ना हेल्थ वाली, ये बता के नहीं आती। आजकल तो लोग सोते हैं तो कंफर्म नहीं रहता सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कब कौन सी सिचुएशन आ जाए। तो ऐसे में कंडीशन में क्या करना है आपको, हेल्थ इंश्योरेंस पहले, टर्म प्लान रखो, इमरजेंसी फंड, देन स्टार्ट द एसआईपी। मुझे लगता है ये जरूर करना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा कि पहले खुद की हेल्थ जरूरी है, बहुत परिवार की important, सुरक्षा जरूरी बहुत है, उसके important। बाद में इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप भाई, यहाँ हमारे टीममेट में से बार बार वो कह रहे हैं कि कुछ सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आप बहुत मुश्किल से आज आपके साथ में बैठना हुआ Thank you so much, है, राहुल तो भाई। कुछ सवाल आप पूछ सकते हो। तो सर ये पूछना चाहते हो, जैसे म्यूचुअल फंड जो रहता है, हाँ। तो हम जो पैसे लगाते हैं लमसम में, तो हमारा वो पैसा डूबेगा तो नहीं? देखो म्यूचुअल फंड में अच्छा डूबने वाली बात भी अच्छा, बड़ी मैं काफी- सवाल भी रिपीट कर देता हूँ। हाँ, हाँ। बहुत से लोगों का होता है, उनका कहना है कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एसआईपी की जा रही है, लमसम किया जा रहा है, वो पैसा डूबेगा तो नहीं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये क्या नाम है आपका? दीपेश। देखो दीपेश, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, तो मैंने जब नाम लिया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर ना एक बंदा होता है, इसको बोलते हैं फंड मैनेजर, आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। एग्जांपल लूंगा राहुल भाई, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। जैसे पराग पारिक एक फ्लेक्सी कैप करके फंड है, उसके अंदर में दीपेश 60 कंपनियां, कितनी हैं? 60, और 60 ना इंडियन मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। अब अगर मान लो डूबने की बात करते हो आपका पैसे, तो 60 में से 60 कंपनी तो डूबेगी नहीं, नहीं डूबेगी। और कंपनियां डूबती नहीं है ऐसे, बहुत कम ऐसी कंपनियां होती हैं जो मतलब ऐसी कगारे पहुंच जाती हैं कि उनका फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। 60 के साथ तो डूबेंगे नहीं, हो सकता है 2-3 घाटे में जाएं। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा फंड मैनेजर आपको इन्फॉर्म करता है, हमेशा आपको एएमसी इन्फॉर्म करती है कि ऐसे कंडीशन हो रही है, ये फंड की हम शफलिंग कर रहे हैं, ये फंड में या इस स्टॉक में हम निवेश नहीं कर रहे। तो फंड मैनेजर आपकी सेफ्टी के लिए फिर उस स्टॉक में पैसा नहीं लगाता। समझ गए? जैसे एग्जांपल, आपने निवेश किया, दैट पर्सन वो जो है बीच में, ये फंड मैनेजर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेवेन्यू इनको भी मिल रहा है, घर की रोटी इनकी भी चल रही है। तो अपनी घर की रोटी कौन नुकसान करना चाहेगा? वो तो आपके पैसों को ऐसे जगह पे लगाएंगे ना जहां पास रिटर्न ठीक ठाक मिले और इससे ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो एक दो कंपनियां चली गई इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्ट में भी ऐसा वो जाएगी, जाएगी, मार्केट कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन आपके पैसे को फंड मैनेजर प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, और इस फंड मैनेजर की डिटेल आपको पूरी मिलती है। ये फंड मैनेजर इतने काबिल होते हैं, दे आर फ्रॉम IBM, सब प्रॉपर अच्छे से MBA वगैरह प्रॉपर अच्छे जगह से एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करके रहे। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो फंड मैनेजर आपका 5,000 50,000 नहीं संभाल रहा हाँ, है, वो उसके पीछे 50 करोड़ 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ पैसों संभाल का रहा है। केवल 1 लाख रुपए गया, 100 लोगों का मान लो कितना गया, 2 करोड़ गया, 10 करोड़ गया, 50,000 करोड़ बंदा वो संभाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज रिस्क ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए कभी ऐसा टेंशन लेना चाहिए कि पैसे एक साथ कोई कंपनी कभी नहीं डूबती है, इसीलिए आराम से। और इनका सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा कि डूबेगी तो नहीं। यहाँ से एक चीज और निकल कर आती है, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी करके रखते हैं, लेकिन फैमिली को नहीं पता उनके कि संदीप जी के अकाउंट में इतनी एसआईपीज है, म्यूचुअल फंड है, और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कभी भी सडनली हो सकती है। आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, आफ्टर कोविड आपने देखा है। तो क्या ऐसी चीजें जो पहले से बता के रखनी चाहिए या करके रखनी चाहिए ताकि उसका बेनिफिट फैमिली को मिल सके? ये चीज़ बड़ा अच्छा आपने बताया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, और ये एक्चुअली हुआ भी है। कोविड में लगभग 23,000 डेटा आया था मेरे पास, थोड़ा बढ़ गया होगा अभी, 23,000 उस समय बढ़ रहा, 23,000 करोड़ रुपए अभी भी गवर्नमेंट के पास है जिसका लेखा जोखा नहीं है, 23,000। अब इतने करोड़ रुपए लोगों के पास है, क्योंकि लोगों ने स्टॉक मार्केट में करके रखा है, म्यूचुअल फंड में करके रखा है, तो आज किसी को आइडिया नहीं है। तो आपका म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हो तो एक नॉमिनी का ऑप्शन होता है, आप नॉमिनी मदर वाइफ नॉमिनी बनाओ, उसको इन्फॉर्म करो कि यू आर इन्वेस्टिंग इन सच ये फंड में आप निवेश कर रहे हो। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया राहुल भाई, यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है। अगर आप कोई सेबी रेगुलेटेड या सेबी कंप्लायंट आपने पास ऐप है ना, तो वहाँ पास आप फॉलो कर सकते हो, तो उनके पास बताओ, यूज़र आईडी पासवर्ड देने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड जस्ट 1 OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, OTP आपके ईमेल पे आएगा, आपका अमाउंट रिडीम हो जाएगा, यूनिट्स आपको रिडीम करना है पूरा, तो आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो नॉमिनी हैं उनको बताना चाहिए। आप आप ऐसे छुपाओगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि हमें पता नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता ना आपकी इन्वेस्टमेंट का। जो लोगों ने कोविड में गलती की, आज चले गए, पूरा परिवार चला गया, किसी को पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है एक नॉमिनी को जरूर बताना क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बताते नहीं है। बताना चाहिए उनको कि क्या चीजें हैं। और एसआईपी के अंदर आप जब भी करते हो तो एक फोलियो नंबर आपको फोलियो नंबर मिलता है, करेक्ट, वो भी आपको शेयर करना चाहिए फोलियो नंबर। और
एक चीज़ मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, मेरी पॉडकास्ट थोड़ा हमारा हो गया है, लेकिन आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से लोग निवेश करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोलियो नंबर है तो आप सेम जो भी आप एग्जांपल, जैसे मान लो आप एग्जांपल स्टार्ट किया आपने कि आपने एसबीआई में निवेश किया, तो एसबीआई एएमसी म्यूचुअल फंड पे डायरेक्टली आपको जाना है, लॉगिन एसबीआई एमएफ लॉगिन पे जाना है। जस्ट यू हैव टू मेंशन योर पैन कार्ड नंबर, सीधे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और डायरेक्टली वहां से आप विड्रॉ कर सकोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन का भी, कोई टेंशन नहीं है। मैं यही सवाल करने वाला था कि क्या एप्लीकेशन हाँ, yes, जिस ये ऐप से बहुत- आपने म्यूचुअल फंड स्टॉक ले रखा है वो बंद हो जाए तो क्या डूब जाएगा क्या यस आपका? यस, तो वहां से आपका तुरंत मोबाइल पे आ जाएगा और 2 वर्किंग डेज में आपका रिडेम्पशन हो जाएगा पूरा। नहीं नहीं, बहुत बेहतरीन। और आपने जो समय निकाला ना उसके लिए तो सबसे पहले यार अरे आपको नहीं, बहुत नहीं, बहुत thank you so शुक्रिया much. राहुल भाई, थैंक यू और सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपसे बात बहुत दिन से हो रही थी एंड अगेन क्योंकि मैं सिंस पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड है तो आई रियली मैं रियली हैप्पी एंड आई रियली वंडरफुल कि इतने सारे बेहतरीन क्वेश्चंस ऑलरेडी आपने किया एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस को जरूर नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। तो आपको भी गाइज बहुत कुछ सीखने को इस पॉडकास्ट से मिला होगा। फिर भी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, छूट गया हो कोई सवाल, अगर आप संदीप जी से पूछना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। संदीप जी हर एक कमेंट देखते हैं और मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो हर एक कमेंट देखें और आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको मिल पाए। और जो अभी की सिचुएशन है इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर इन्वेस्टिंग का सही समय होता है, बाय ऑन डिप का, कि जब मार्केट गिर रहा है तब आपको इन्वेस्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं पॉडकास्ट सभी ने देखा होगा, मजेदार रहा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, तो फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।